बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये जो मादनियात वाला मामला है, ये अब ऐसा लगता है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ हो जाएंगी, लेकिन दावा करने वाले अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि ये मादनियात वाला बिल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से मंजूर करवा लिया जाएगा। और इस पर मुराद सईद साहब की एक ट्वीट आई है, ये बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट है। मैंने इसको पढ़ा है और मैं चाहता हूँ कि आप सारे इसको गौर से सुने। मुराद सईद ने कुछ ऐसे हकायक बताए हैं जिन पे बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कतरा रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने मादनियात बिल नहीं पढ़ा, लेकिन इसके हवाले से जिन खदशात का इजहार आप सब ने किया था और ऐसे मामलात में माजी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी तशवीश से तहरीरी तौर पर पार्टी और सूबाई हुकूमत को आगाह कर चुका हूँ। पार्टी मामलात पर मैं कभी सोशल मीडिया पर बात नहीं करता, क्योंकि मेरे पास अपनी राय देने के लिए फोरम मौजूद है। लेकिन चूंकि एक हफ्ते से अवामी तहरीक का मोमेंटम बना हुआ है और मैं सवाल कर रहा हूँ फैसला कुन मरहले का, लेकिन जवाबन मुझसे मेरा मौक़िफ़ बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए यहां तहरीर कर रहा हूं। तो मेरा मौक़िफ़ आसान अल्फाज में है, एब्सोल्युटली नॉट, कि जनाब बिल्कुल हो ही नहीं सकता, नहीं करना। एब्सोल्युटली नॉट मेरा मौक़िफ़ है। हमारी आपकी तशवीश बनती है। हमारे यहाँ कानून साजी में जहां पे चंद अल्फाज आ जाए, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट, जैसा कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, ये अल्फाज आ जाए तो समझ जाए कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ या फ़ायदा और ताकत की बका और आइन और कानून से मुनाफी हर काम को कानूनी शक्ल दी जाती है इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए। ज़्यादा दूर क्यों जाए, ऐसे ही अल्फाज का सहारा लेकर SIFC बनाई गई थी, जो अपने मकासद में बिल्कुल वाज़े है, बस बेच दे का स्लोगन मिसिंग है। बाकी ये एक ऐसा OLX है जो बना सरमायाकारी के नाम पर, लेकिन अवामी खजाना उड़ाकर, इदारे तबाह करके, अपनी ताकत को दवाम देने और अवामी वसाइल बर्बाद करने के लिए कौमी असासे और ज़खायर ही बेच रहा है। ऐसे ही FC में कितनी सरमायाकारी लेकर आया, सरमायाकारी तो कोई नहीं लेकर आया, अपनी चीज़ें ही बेच रहा है। दरियाओं का पानी बिक रहा है, ज़मीनें बिक रही हैं। अच्छा, अब ज़मीनों के ऊपर मैं आपको ये बता देता हूँ कि दुनिया के कई मुल्कों में मना है कुछ ऐसी फसलें लगाना जो घोड़ों के लिए और कुछ दूसरे जानदारों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, जिसमें एक लूसन कहते हैं, एक को हे कहते हैं, एक को, इस किस्म की फसलें, ये बहुत ज़्यादा ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उसको चूस जाती हैं। लिहाजा ये इन फसलों को कई मुल्क अब नहीं लगाते और उन्होंने मना कर रखा है कि ये फसलें ना लगाई जाए, सिर्फ उन जगहों पे लगाई जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी वाफर है या बिल्कुल दरियाओं के किनारे हैं, वहाँ पे अब थोड़ा लगा सकते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ममालिक जो हैं उनको ये अपने घोड़ों के शौक़ के लिए, अपने मवेशियों के शौक़ के लिए और अपनी प्रोटीन्स जो है वो बढ़ाने के लिए उनको ये खुराक चाहिए होती है, तो पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन मुहैया की है। इसके बारे में भी मैं आने वाले दिनों में आपको हक़ाइक़ बताऊंगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अपनी चीज़ें बेच रहे हैं और तबाही फेर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पर कब्जा हो गया, सिंध की नहरों पर कब्जा हो गया, बलूचिस्तान पर तो लूट सेल चल रही है। पख्तूनख्वा के लिए भी माफिया मज़मूम मकासद कोई उनके ढके छुपे नहीं है। ऐसे में तहरीक इंसाफ जो एक अवामी जमात है, जिसकी क़यादत अवाम में से उठी है और जिनका जीना मरना इस मुल्क और इसकी अवाम के साथ है, इससे अवाम बजा तौर पर यह तवक्को रखती है कि इनके मफादात का बहरहाल हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं हमेशा से कहता हूँ कि वसाइल मसाइल हल करने का सबब बनते हैं, लेकिन हम वो बदनसीब हैं जिनके वसाइल उनके मसाइल की वजह बनते हैं। पख्तूनख्वा की भी 2 दहाइयों की यही कहानी है, यानी पिछले 20 साल से खैबर पख्तूनख्वा में यही हो रहा है। जब से मादनियात दरियाफ्त हुई हैं, हमारे मसाइल बढ़ते चले गए हैं। वज़ीरिस्तान में एक अरसे से दहशतगर्दी की वजह से स्कूल तो बंद है, लेकिन कानकुनी कभी नहीं रुकती। ये बात आप समझिए कि कई इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा में कारोबारी ज़िंदगी बंद है, सड़कें बंद हैं, लोग जा नहीं सकते, लोग नकल मकानी कर गए हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी के नाम पे जंग लगी हुई है, सारा कुछ रुक गया, लेकिन कानकुनी नहीं रुकती। ये जो ज़मुर्द निकलता है ना स्वात में, ये ज़मुर्द निकलना नहीं रुका था। जब तालिबान का कब्जा हो गया, जब बाद में फौज ने कब्जा कर लिया, जो भी हुआ, ज़मुर्द निकलना नहीं रुका था, कानकुनी जारी थी। वो सिलसिला नहीं रुकता, वहां से पैसा निकलता है ना। तो इसी तरह वो कह रहे हैं वज़ीरिस्तान में सारा कुछ रुक जाता है, कानकुनी नहीं रुकती, वो जारी रहती है। वो किसके पास है, सबको पता है। बाजोड़ के बच्चे अपना घर छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर है, लेकिन नेफ्राइट, जिसकी एक गाड़ी 80 से 95 करोड़ तक मालियत की नेफ्राइट तरसील करती है, इसकी जो एक गाड़ी, ये नेफ्राइट आप देख भी लें, मैं आपको दिखा देता हूं। ये ग्रीन कलर का पत्थर बहुत ही कीमती पत्थर है। इसका जो कम से कम भी कीमत है 1 कैरेट की, वो
$1000 से शुरू हो जाती है, और ये बहुत $10 से भी शुरू होती है, बहुत मामूली जो होता है चूरा पीसीज में, लेकिन ये ऊपर जाता है तो बहुत महंगा भी हो जाता है, हज़ारों डॉलर तक इसकी प्राइस जाती है। तो वो ये बता रहे हैं कि इसकी जो एक गाड़ी निकलती है उसकी मालियत 95 करोड़ तक जाती है, यानी 1 अरब रुपए के लगभग एक गाड़ी इसकी निकलती है। और वो ये कह रहे हैं कि वहां पे और तो कोई काम नहीं चल रहा, लेकिन रोजाना कई गाड़ियां इस इलाके से नेफ्राइट की निकल रही हैं। मोहम्मद, खैबर, करक, हंगू वगैरह से जहां वसाइल है वहां दहशतगर्दी की सूरत में मसाइल आ जाते हैं। बलूचिस्तान जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है, बुनियादी ज़रूरतें दरकिनार, सांस लेने की सहूलत मैसर नहीं है क्योंकि वसाइल से माला माल है, सौ मसाइल का वहां पे अंबार है। मैं अपनी क़यादत को यह भी कहना चाहता हूं कि ये हुकूमत, इस सूबे के वसाइल हमारे पास हमारी अवाम की अमानत है, कौम का ये एतमाद हमारे पास इमरान खान की अमानत है। मुझे यकीन है कि दानिस्ता तौर पे तो आप कभी भी इस अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे, लेकिन नादानिस्तगी में भी कोई कोताही हुई तो ये कौम कभी भी हमें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये इमरान खान की क़यादत में ये जमात इस वक्त इनकी आखिरी उम्मीद है। कौम की आखिरी उम्मीद कह रहे हैं पीटीआई है। अगर हम भी सरेंडर कर देंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ या उन कुव्वतों के सामने जो पाकिस्तान के वसाइल को लूट रही हैं कुव्वतें, तो फिर कौम हमें कभी माफ़ नहीं करेगी कि हम भी उस गुनाह में बराबर के शरीक हो गए। ये मुराद सईद का ट्वीट है, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन मैं अब आपको एक और चीज़ बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक फैसला किया है। ये डॉन अखबार के अंदर ये खबर छपी है। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में माइंस एंड मिनरल बिल तरमीमी बिल से मुतालिक बयानात पर पाबंदी आयद करते हुए बिल की मंजूरी इमरान खान की इजाज़त से मशरूत कर दी होगी। आपको अब इसके ऊपर कोई बयान नहीं देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा, और इसके मामले पर सख्त हदायत जारी की हैं, जबकि कमेटी ने सूबाई हुकूमत को बिल्स पर जल्दबाजी ना करने की भी हदायत दे दी है। फैसला किया गया है कि बिल्स पर किसी कारकुन या रुकन ने बात की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बिल असेंबली में पेश ना करे। क्या पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है? कारकुन बात नहीं कर सकता इसके ऊपर? खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने एक बिल जो मुतनाज़ बिल है और एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने उसको जो उनकी वो कैबिनेट है उसने पास किया, असेंबली में उसने जाना है, तो लोग उसके ऊपर बात क्यों ना करें? क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया कि बात ही ना करे कोई? हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अरकान के ऊपर तो पाबंदी लगा सकती है, लेकिन आम कारकुनों पर पाबंदी लगाना क्या ये जमहूरी है? ये भी एक सवाल है। लेकिन एक चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग, ये मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने फ़ोन करके मुझे बताया कि इमरान खान साहब अक्सर हमें एक बात समझाते थे सबको कि जब आप जाते हैं टॉक शो में या मीडिया शो में या किसी जगह पे भी आप अपनी बात करते हैं तो अपना फोकस मत हटने दिया करें। ये जो इदारे हैं या मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग हैं, ये जानबूझकर आपका फोकस शिफ्ट कर देते हैं। मैं चंद मिसालें आपके सामने देता हूं ना। इस वक्त देखें ना, प्रोग्राम होने चाहिए, प्रोग्राम शुरू कहीं से होता है, डिस्ट्रैक्ट करके कहीं से कहीं ले जाते हैं। प्रोग्राम होने चाहिए, मुल्क में बेरोजगारी है, दहशतगर्दी है, बैड गवर्नेंस है, महंगाई है, करप्शन है, इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, मैंडेट की चोरी हो रही है, जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे टॉक शोज इन पे होने चाहिए ना, इन पे बात होनी चाहिए। लेकिन बात क्या होती है, क्या इमरान खान डील करेगा, और वो भी इमरान खान का नाम लिए बगैर? क्या तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान होने वाला है? क्या तहरीक इंसाफ के धड़ों में इख्तलाफ शदीद हो गए हैं? तहरीक इंसाफ के टोटल कितने धड़े बन गए हैं? सोशल मीडिया पोस्टें कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? और होता क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग जाते हैं नॉर्मली वो इनके ट्रैप में आ जाते हैं। ये मुझे एक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने बताया, और वो उनके जवाबात देना शुरू कर देते हैं, और जो बात करनी है मीडिया के ऊपर जो करनी चाहिए, हमारे साथ जो जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत हो रही है, वो उस पर बात करने की बजाय वो नॉन इश्यूज के अंदर जाके फंस जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने जिस तरह इस पार्टी को गाइड किया था उसके ऊपर ये नहीं चल पाई। अब मिसाल के तौर पे ऐसी कि रेजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर इमरान खान साहब ने हुक्म भिजवाया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए मुजम्मिल असलम साहब को, और उन्होंने वो करनी थी 9 तारीख को, नहीं की, फिर बाद में उन्होंने की। तो मुजम्मिल असलम साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर जब उन्हें सवालात किए गए तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो मामला आ गया मादनियात बिल की तरफ। अब क्योंकि ये चीज सूट करती थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को, तो उन्होंने फिर मीडिया को खुला छोड़ दिया कि चलाओ इसको। तो उसको फिर भरपूर कवरेज मिली, बहुत ज्यादा। जो असल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो खूह खाते चली गई। जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के नुकसानात पाकिस्तान में हुए, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पे उन्होंने मेहनत की, मुजम्मिल असलम साहब ने, बड़े मेहनती आदमी है और बड़े शानदार आदमी है। मैं उनका मोतरफ इसलिए हूं कि वो बहुत मुश्किल चीजों को बड़े आसान अंदाज में लोगों को समझाते हैं।
गो के कुछ चीज़ों से मैं इख्तलाफ भी करता हूं उनकी, कुछ उनकी जो चीज़ें हैं, जो आदाद शुमार और चीज़ें वो लेकर आते हैं, बाद वक़्त मुझे लगता है कि ये थोड़ा एग्जैजरेट भी कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें ना तो उनके अंदर एक खासियत है मुजम्मिल असलम साहब में, कि वो जो मुश्किल तरीन टर्मिनोलॉजीज है इकोनॉमी की, वो आम आदमी के सामने चीज़ें ऐसे रखते हैं कि आम आदमी को समझ आ जाती है कि उसके साथ धोखा क्या हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये बहुत कम लोगों में होती है, उनके अंदर ये क्वालिटी है। अब उन्हें इमरान खान साहब ने कहा था तो किसी वजह से कहा था ना कि बेड़ा गर्क जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हुआ है उसके ऊपर आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने पूरी की और बड़ी शानदार की, मैंने उसके कुछ हिस्से सुने हैं, बड़ा जबरदस्त था वो। लेकिन कवरेज कोई नहीं मिली पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि मीडिया ने बड़े तरीके से उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया, एक और तरफ लेकर गए, उनसे जनाब ये मादनियात वाले मामले के ऊपर बात करवाई और सारे मीडिया पे वो छाप दिया। ये है जी। तो ये प्रॉब्लम होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इमरान खान साहब इस बात को बहुत पहले से जानते हैं और वो बार बार इन्हें मना भी करते रहे हैं इस बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है नाज़रीन, वो बहुत तेज होती चली जा रही है, क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पे नौजवानों के हाथ में है। मैं तहरीक इंसाफ के चंद लोगों से बात कर रहा था जो इस तहरीक को देख रहे हैं या इसको अटेंड कर रहे हैं, और कुछ सहाफ़ी हैं जो गए जाके इन्होंने विटनेस किया, मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने कहा जी मोमेंटम बन जाएगा। मैंने कहा जी मुझे ये बताएं कि 26 नवंबर के बाद मोमेंटम कैसे बनेगा। 26 नवंबर को जैसे क़यादत अपने कारकुनों को छोड़ गई, कारकुन वहाँ पे शहीद हो गए, बहुत सारे जख्मी हो गए, कई लापता है, पता ही नहीं है कि जिंदा है या मुर्दा है। जो लापता है उनकी फैमिलीज का भी नहीं पता चल रहा, अब तो नंबर तक बंद हो गए हैं। तो इसके बाद लोग कैसे निकलेंगे? तो उन्होंने कहा जी कि अब नौजवानों ने मुराद सईद के मैदान में आने के बाद एक उम्मीद बांध ली है और नौजवान भरे पड़े हैं। एक तो उन्हें गुस्सा जो है वो इस रजीम के ऊपर है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है कि उन्होंने ज्यादती की है इमरान खान के साथ। दूसरा जो 26 नवंबर वाला मामला है उसमें डरने की बजाय लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग गुस्से में है कि हमारे पाकिस्तानियों को वहां पे शहीद किया गया, उनके साथ जुल्म किया गया। तो जितना जबर बढ़ता जा रहा है, लोगों का गुस्सा और लोगों के जज्बात की शिद्दत भी बढ़ती चली जा रही है, और नौजवान बड़े अग्रेसिव हैं और वो अपनी क़यादत से भी नाराज हैं कि क़यादत ने वो हक अदा नहीं किया जिस बुनियाद पे लोगों ने क़यादत को वोट डाला था। यानी नौजवान ये सिंपली कहते हैं, जिस भी जलसे में जाते हैं, सहाफ़ी मुझे ये बता रहे थे, कहते हैं जहां पे भी हम जाते हैं लोग दो ही सवाल करते हैं। मैं यहाँ पे बरतानिया में कहीं पे मूव करता हूँ, किसी भी शहर में जाता हूँ, लोग देखते हैं, मिलते हैं, एक ही बात पूछते हैं। उस दिन मैं गया, वहां पे मुझे 200-250 आदमी मिला, ये जो नेजाबाजी का मुकाबला हो रहा था। उससे पहले मैं एक बड़ा वो मुस्लिम कम्युनिटी का एरिया पाकिस्तानियों का, वहां मैं गया तो बहुत सारे लोग मिले। एक शादी में गया, वहां बहुत सारे लोग मिले। तो लोग एक ही बात पूछते हैं बार बार। लोग कहते हैं इमरान खान कब बाहर आएगा। मैं मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए, वहां लोग एक ही बात पूछ रहे थे, इमरान खान कब बाहर आएगा। जिस बंदे से बात करते हैं वो कहते हैं जी एक ही सवाल है जो आवाम हर जगह पे हमसे पूछ रही है, और पाकिस्तान में भी सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकालो, उसके पास हमारे मसाइल का हल है। तो अब ये नाज़रीन जो तहरीक है वो नौजवानों के हाथों में जाएगी तो क़यादत के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, और इदारों और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, हुकूमत के ऊपर भी दबाव। हुकूमत तो है ही नहीं, वैसे हुकूमत का तो नाम लेना ही बिल्कुल एक बिला वजह ही हम नाम ले लेते हैं हुकूमत है। एक्चुअली तो एस्टेब्लिशमेंट है जो कंट्रोल कर रही है सारी चीज़ों को, और कठपुतलियां हैं जिन्हें उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। नाज़रीन 2 अमरीकी जो कांग्रेसमैन है वो पाकिस्तान आए, और उनके पाकिस्तान आने के बाद जो है वो रुला पड़ा हुआ है। बहुत सारे जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर लोग उनको पैगामात भिजवा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, और अंग्रेजी के अंदर उनको ट्वीट करके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए। रिजीम चेंज ऑपरेशन में जो नुकसान हुआ उसके ऊपर बात हो रही है। तो अमेरिकी कांग्रेसमैन का एक वफ्द है, इसमें 2 मेन कांग्रेसमैन हैं जिनमें एक जैक ब्रैकमैन और दूसरे टॉम स्वाजी। ये दोनों पाकिस्तान में आ गए हैं और ये 15 अप्रैल तक पाकिस्तान में रहेंगे। अगले 2 दिन ये पाकिस्तान में है। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपना मौक़िफ़ ठीक तरीके से इनके सामने रखना चाहती है तो सबसे बेहतर तो ये है कि इनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाए। मेरी इतलात के मुताबिक इन्होंने कोशिश की भी है कि इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो। अब देखना यह है कि मौजूदा रजीम इनको इमरान खान से मिलवाता है या नहीं मिलवाता। दूसरा, जो जबरी तौर पर लापता हुए ना अफराद, जैसे कि इंतजार पंजूथा साहब हैं, दीगर कुछ लोग हैं, उनसे जरूर इनकी मुलाकात करवाई जाए ताकि वो बताएं कि उनके साथ क्या सलूक हुआ। तीसरा, जो अलीमा खान साहिबा और अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब साहब, उनको मिलवाया जाए और एक वफद के साथ वो मिले जिसमें कम से कम 7-8 लोग मौजूद हों वफद के अंदर। वो बताएं हकायक, ताकि एक दूसरे के सामने बैठ के जब वो बात करेंगे तो पूरे हकायक सामने रखेंगे। अकेला आदमी बातों का डर जाता है, कंप्रोमाइज भी हो जाता है, दबाव भी आ जाता है। तो पूरा एक वफ्द अपोजिशन का भी मिलना चाहिए और अलीमा खान साहिबा को जरूर मिलवाना चाहिए
जो बाहर ओवरसीज मौजूद हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। बाहर कासिम सूरी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बाहर मौजूद हैं, सबसे बड़ा नाम। फिर शहबाज गिल हैं, शहजाद अकबर हैं, जुल्फी बुखारी हैं, दीगर और बहुत सारे लोग हैं। ये सब लोग भी अपने तौर पे हकायक सामने रखते रहते हैं, चीजें बताते रहते हैं। तहरीक इंसाफ ने जैसे यूरोपीय यूनियन के वफ्द को एक डोजियर पेश किया था, बताया था कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां क्या हो रही हैं, किस अंदाज में हो रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे दीवार के साथ लगाया है, अदलिया के साथ क्या किया गया, आइन में तरमीम कैसे की गई, जिन MNAs को अगवा किया गया, उनकी फैमिलीज को अगवा किया गया, उनकी भी मुलाकात करवाई जाए। वो बताएंगे हमारा अरकान असेंबली हमें उठा के ले गई थी एजेंसियां, और वो हमसे कह रहे थे कि आप आईनी तरमीम के हक में वोट दे दें, हम नहीं देना चाह रहे थे, हमारे साथ ये जुल्म और ज्यादती हुई है। तो ये चीजें उनके सामने रखें, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि ये गंद वहीं से पड़ा है। देखिए ना, इससे पहले जनरल बाजवा ने जो बाइडन की जो हुकूमत थी अमेरिका में, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज कर दिया था, उन्हें इमरान खान के खिलाफ किया और फिर उनके साथ मिलकर रजीम चेंज कर दिया। अब यहां पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त हुकूमत है या डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया है उसको कायल कर पाएगी इमरान खान के खिलाफ? तो इसी के साथ जोड़कर लोग मादनियात वाले बिल को भी देखते हैं, और इसी के साथ जोड़ के लोग ये देखते हैं कि मुलाकातें चल रही हैं। तो यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े मोहतात तरीके से सही हकायक सामने रखने पड़ेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान में जो मौजूद हैं आज़ाद सहाफ़ी, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी भी मुलाकातें होनी चाहिए। ये जो अमेरिकन कांग्रेसमैन आए हैं, ताकि सारे हकायक इनको पता चले, और ये जाके उसके मुताबिक अगर ये ईमानदारी से काम करते हैं और जाकर अपनी हुकूमत को बताते हैं कि जनाब पाकिस्तान के मसले का हल सिर्फ यही है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए, तो फिर और कोई रास्ता होगा नहीं। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब पहुंचे बरतानिया और पिछले दरवाजे से दाखिल हो रहे थे अपने घर में। हालात देखें आप कि मियाँ साहब अपने घर में पिछले दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं। वैसे तो ये हमेशा चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आते रहे हैं। जब ये वज़ीर आला बने तो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, इन्हें ज़ियाउल हक साहब के दौर में इक़्तिदार में लाया गया। फिर ज़ियाउल हक के बाद जब दोबारा IGI बनी तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बहुत सारी जमातों को इकट्ठा करके तो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए। पीठ में छुरा घोंपा इन्होंने अपने सीनियर सियासतदानों के। फिर दोबारा चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, फिर ये डील करके परवेज़ मुशर्रफ से निकल गए, फिर वापस आए और फिर चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए। पंजाब में पहले हुकूमत की डील करने के बाद, फिर वफाकी हुकूमत बनाई धांधली करने के बाद, और हमेशा चोर दरवाजे से आते हैं। अभी जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई है, चोर दरवाजे से आए थे। चाहे ये PDM 1 की हुकूमत हो, PDM 2 तो फॉर्म 47 के ऊपर खड़ी है। आज एक यास्मीन राशिद साहिबा से शिकस्त खाने वाला शख्स जो है, वो बरतानिया में भी अपने घर में जब दाखिल होता है तो चोर दरवाजे से दाखिल होता है, मतलब पिछले दरवाजे से दाखिल होता है। इसमें शायान अली की एक वीडियो है, वो बहुत वायरल हुई है, और वो वीडियो हर तरफ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे छाई हुई है। तो मियाँ साहब के तो हालात जनाब ये हैं। जरदारी साहब के हालात क्या है? यहाँ पे एक स्टेटमेंट है बैरिस्टर सैफ साहब ने। स्टेटमेंट तो बड़े काम का दिया। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इनके बहुत खिलाफ हैं, लेकिन स्टेटमेंट बड़ा मजेदार दिया बैरिस्टर सैफ ने, और नुक्ता भी बड़ा कमाल उठाया। तो बैरिस्टर साहब कहते हैं कि नहरों के मामले पर सदर जरदारी ने या तो सिंध की अवाम की पीठ में छुरा घोंपा है, या उनकी याददाश्त जवाब दे गई है, उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। अब ये दोनों में से एक बात तो है। अगर तो जरदारी साहब की ज़हनी हालत ठीक है तो फिर उन्होंने सिंध की अवाम की पीठ में चिड़ा घोंप के जरदारी साहब ने 6 नहरें बना दी हैं दरिया सिंध के ऊपर। अगर तो ज़हनी हालत ठीक है, ज़हनी हालत ठीक है, तो फिर सिंध के साथ दुश्मनी की है, सिंध की अवाम की पीठ में छुरा घोंपा जरदारी साहब ने। और अगर उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है तो फिर आप लिवरेज दे देंगे, उन्हें पता ही नहीं चला काम पड़ गया। और अगर ज़हनी हालत ठीक नहीं है तो वो आला तरीन ओहदे पर क्यों बराजमान है, फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों। उन्हें अपनी जिस्मानी और ज़हनी हालत की वजह से खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये जनाब बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा। मुराद अली शाह साहब ने धमकी लगाई है कि नहरों पर वफाकी हुकूमत को छोड़ देंगे। यानी जो नहरों वाला मामला है, इस पर हम वफाकी हुकूमत को छोड़ सकते हैं। जरा स्टेटमेंट आप सुन लें। वो कहते हैं जी, नहरी मंसूबों पर मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी अपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे और ना ही इन्हें फ्री हैंड देना चाहते हैं। अगर जमहूरी तरीके से बात ना मानी गई तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ देंगे। मुराद अली शाह साहब, आपने बहुत बड़ी बड़क मार दी है। जरदारी साहब कभी ये हुकूमत नहीं छोड़ सकते। आप लोगों की सियासत बढ़ जाएगी अगर आपने हुकूमत छोड़ी,
اور دوبارہ الیکشن میں چلے گئے. آپ کو بھائی ایک ہی رستہ ہے کہ آپ اپوزیشن بینچوں پہ آ کر بیٹھ جائیں اور قوم سے معافی مانگ لیں. پھر سارا کا سارا گند جو ہے وہ نواز شریف صاحب پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ پڑ جائے گا اور پیپلز پارٹی اس میں سے نکل جائے گی اور سندھ میں دوبارہ حکومت بھی بنا سکتی ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی اس طرح گیم کرے گی کہ ادھر بھی کھیلنا اور ادھر بھی کھیلنا ہے تو الیکشن جب بھی ہوگا پیپلز پارٹی بہت بری طرح پھنسے گی, کیونکہ سندھ کے عوام اور پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اور ناظرین ایک اور بڑی مزیدار خبر ہے, یہ خبر آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے. قاضی نے بلے کا نشان بھی چھین لیا تھا. ادھر پیپلز پارٹی کے الیکشن ہوئے جی, وہ بھی بہت بڑی پارٹی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, پورے پاکستان میں کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی, کسی نے کوئی سوال ہی نہیں اٹھایا, نہ الیکشن کمشنر نے اٹھایا, نہ جناب سپریم کورٹ نے اٹھایا, کسی نے پوچھا ہی نہیں, انتخابی نشان بھی نہیں چھینا. پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑی خاموشی سے اسلام آباد میں انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد ہوا. بلاول زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے 4 سال کے لیے چیئرمین, ہمایوں خان سیکرٹری جنرل اور ندیم افضل چند سیکرٹری اطلاعات منتخب ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے. کیسا خاموشی سے کام ڈالا ہے انہوں نے. ناظرین فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, اور یہ مجھے بڑے اہم ذرائع نے یہ بات بتائی ہے. فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں چلنا چاہتے, وہ چلنا چاہتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شیورٹی اور گارنٹی دی جائے کیونکہ میں نے بڑا دھوکہ کھایا. میں ساری زندگی زرداری اور نواز شریف کے ساتھ میں نے ہاتھ ملا کر رکھا, میں نے ان کے ساتھ لمبا ٹائم گزارا, لیکن ان دونوں نے مجھے دھوکہ دیا. ہوا یہ تھا کہ جب فضل الرحمان صاحب نے تحریک چلائی, پی ڈی ایم کے سربراہ بنے, تو انہیں لگتا تھا کہ انہیں بہت زیادہ سیٹیں ملیں گی اور ان کے ساتھ ایک اتحاد قائم کیا جائے گا. اس کا وعدہ بھی کیا گیا تھا. جب عمران خان کی حکومت گر گئی اور الیکشن کا ٹائم آ گیا, پہلے فضل الرحمان صاحب سے بہت وعدے کیے گئے, پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میں فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی اب بات کریں, بتائیں ہم نے کہاں سے الیکشن لڑنا ہے, آپ نے کہاں سے لڑنا ہے, ذرا ہم آپس میں بات کر لیں, کمیٹی بنا لیں. تو اس پہ نون لیگ نے بتایا جی آپ رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کر لیجئے گا. یہ مجھے بات جو ہے وہ ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے رہنما نے بتائی, جنہیں فضل الرحمان صاحب وغیرہ نے بٹھا کے بتائی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کافی دن تک گھاس ہی نہیں ڈالی, پھر انہیں پیغام بھجوایا گیا جی فضل الرحمان صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. دوبارہ جب بات ہوئی تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ جی آپ کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے کہ 3 سیٹیں آپ کو نون لیگ دے رہی ہے, یعنی 3 نشستیں ہیں جن پہ نون لیگ آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے, اور یہ جو 3 نشستیں ہیں یہ بھی آپ شیر کے انتخابی نشان کے اوپر لڑیں گے. فضل الرحمان صاحب نے کہا جی یہ کیا بات ہے, میں پھر نواز شریف سے بات کر لیتا ہوں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی نہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے ہی ہے, یہ آپ یہ سمجھ لیں. تو پھر فضل الرحمان صاحب نے کہا پھر وہاں سے تو نہ ہوئی, یہ تو پھر ادھر سے ہے جہاں سے سارا نظام چل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. تو رانا صاحب نے کہا جی آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. اس طرح کی ایک بات مجھے رپورٹ ہوئی, پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے سینئر رہنما نے مجھے بتایا. تو فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ طے کریں 3-4 چیزیں. نمبر 1 ہمیں کیا حصہ ملے گا, نمبر 2 اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کو کہیں بلا لیتی ہے ہمارے آپ کے ساتھ ملنے کے بعد تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے ہمیں بیچ میں سے نکال دیں. نمبر 3 جو بھی بات چیت ہوگی پھر ہمارا مشترکہ طور پہ لائے عمل ہونا چاہیے, مشترکہ طور پہ بات چیت کریں, پھر پیچھے کوئی نہیں ہٹے گا. یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جناب ایسا نہیں ہوگا, پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. اگر ہمیں آپ کو شیورٹیز چاہیے تو ہمیں بھی چاہیے, آپ نے بھی بہت سارے دھوکے کیے ہوئے ہیں, لہذا آپ کو بھی پوری طاقت سے کھڑے ہونا پڑے گا. ایک ان کو اعتراض یہ کہ ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی چٹکی کاٹ دیتا ہے فضل الرحمان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے, یہ بھی ان کا ایک پرابلم ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.